अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 का नेक्स्ट लेक्चर लेके हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो है आपस वो आपस लॉ ऑफ मास एक्शन। अब बेसिकली ये वाला जो हमारे पास लेक्चर है, इस लेक्चर में हमने बेसिकली क्या पढ़ना है, ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है ये होता है क्या है, तो इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है वापस केमिस्ट्री के अंदर लॉ ऑफ मास एक्शन। अगर हम ये वाला टॉपिक देखें, आज का जो टॉपिक है ये हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये वाला जो टॉपिक है आप लोग आगे हायर क्लास में पढ़ना पड़ता है। आप लोग फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 8 के अंदर भी पढ़ेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है। इसी तरह से आगे जब आप बीएस वगैरह के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर भी आप लोग क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये वाला जो आज का टॉपिक है अगर हम देखें तो आगे फर्दर भी, और हमारे पास इस पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे पास जो बनेगा इस क्लास 10th क्लास का इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन था तो लोग उस लिहाज से भी ये हमारे पास क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपस। अब देखिए भी लॉ ऑफ मास एक्शन बेसिकली होता है क्या है, किन किन साइंटिस्ट ने ये लॉ दिया था, अब इसकी स्टेटमेंट क्या होते हैं, इसकी डेरिवेशन क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने क्या करने वन बाय वन क्या करने हमने कवर करने। अब सबसे पहले हमें ये पता कि लॉ ऑफ मास एक्शन के अंदर हमने क्या पढ़ना है, ये बेसिकली क्यों दिया गया, लॉ ऑफ मास एक्शन बेसिकली हमें इसलिए दिया गया है, ये हमें ये बताते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है उसका जो रिलेशनशिप है वो रिएक्टेंट के साथ, प्रोडक्ट के साथ और इक्विलिब्रियम पोजीशन के साथ क्या है, उनके जो केसी होते हैं इस रिएक्शन के अंदर इनके लॉ ऑफ मास एक्शन के अंदर बेसिकली हम क्या फाइंड करते हैं, केसी फाइंड करते होते हैं। अब केसी बेसिकली क्या होता है, केसी हमें कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो हमें ये बताता है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन के दौरान हमारे पास रिएक्शन जो होता है वो फॉरवर्ड रिएक्शन में जा रहा है, रिवर्स रिएक्शन में जा रहा है, या इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है हमारे पास अटेन हो चुकी है। तो वो सारी बातें हमने क्या करना है आज इसके अंदर वन बाय वन क्या करना हमने कवर करने। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका इंट्रोडक्शन देखना है। इंट्रोडक्शन में हम ये देखेंगे ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है ये किन साइंटिस्ट ने रिप्रेजेंट किया और कब हमारे पास जो था ये हमारे पास लॉ जो थे प्रेजेंट किया गया था हमारे पास। अब सबसे पहले हमारे पास दो साइंटिस्ट थे, इनके 1869 के अंदर एक गुलबर्ट थे, दूसरा क्या था वेग थे। उन्होंने क्या था बहुत हमारे पास इनके बहुत सारे रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में स्टडी की, उनके मैकेनिज्म के बारे में स्टडी की, उन्होंने देखा भी रिवर्सिबल रिएक्शन किस तरह से प्रोसीजर। उसके बाद जाकर उन्होंने काफ़ी स्टडी के बाद जाकर उन्होंने क्या किया, एक लॉ पेश किया। वो जो लॉ था उस लॉ को बेसिकली हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन कहते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम ये बात करेंगे, यहाँ पर दो साइंटिस्ट थे, कौन कौन से, गुलबर्ट एंड वेग थे। उन्होंने क्या था 1869 के अंदर क्या था ये लॉ पेश किया, तो कौन सा लॉ, लॉ ऑफ मास एक्शन। ये बात करेंगे in 1869 this law was put forward by Gutenberg and Wade। क्योंकि ये दो साइंटिस्ट थे, एक साइंटिस्ट का नाम क्या था आपस गुलबर्ग था, ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने दोनों मिलकर, और दूसरे कौन से थे वेग थे, इन्होंने दोनों मिलकर एक लॉ पेश किया। उस लॉ को हमने क्या किया, लॉ ऑफ मास एक्शन। और ये कब पेश किया था लॉ ऑफ मास एक्शन, ये दिया था आपस 1869। ये हमारे पास एमसीक्यूज के तौर पर भी पूछ रहे थे, ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन किन दो साइंटिस्ट ने प्रेजेंट किया था, और उसके बाद कौन से सन के अंदर, किस ईयर के अंदर उन्होंने क्या था इसको रिप्रेजेंट किया था, प्रेजेंट किया था। ये कौन सा था 1869। ये तो था बस इंट्रोडक्शन था। अब इसके बाद इसकी ना स्टेटमेंट देखें। अब स्टेटमेंट को पहले हम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे। अब बेसिकली लॉ ऑफ मास एक्शन जो है ये हमसे क्या कहना चाहते हैं, इसकी स्टेटमेंट क्या है बेसिकली। अब इसकी स्टेटमेंट, ये जो लॉ ऑफ हमारे पास इसकी दो स्टेटमेंट के अंदर इसकी हम देखेंगे स्टेटमेंट। अब देखिए सबसे पहले वो ये कहते हैं आपस रेट ऑफ रिएक्टिव सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। अब क्या मतलब है आपस रेट ऑफ रिएक्टिव सब्सटेंस जो है वो किस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्टिव मास। अब रेट हमें पहले तो हमें ये पता है रेट क्या होता है, फिर उसके बाद हम जाएंगे एक्टिव मास क्या होता है, फिर उसके बाद हम जाएंगे रेट ऑफ रिएक्टिव सब्सटेंस वो किस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपस उसके एक्टिव मास के। अब देखिए रेट हमारे पास बेसिकली क्या होता है, रेट बेसिकली अगर हम देखें तो रेट कहते हैं स्पीड के साथ, स्पीड को कहते हैं। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन ये होता है कि हमारे पास कोई भी जो एक चीज़ है वो दूसरी चीज़ के अंदर कितने वक्त के अंदर क्या कन्वर्ट हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये हमारे पास एक जनरल सा रिएक्शन है। अब हम जनरल सा रिएक्शन लेते हैं जिसमें हमारे पास क्या है ए, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, हमारे पास बी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। अब मैं कहता हूँ ये जो ए जो है बी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, इसका जो रेट है वो हमारे पास क्या है 5 मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। अब ये 5 मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड ये बेसिकली ये आपस रेट है, किस चीज़ का रेट है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है जिसमें आपस ए जो है वो बी के अंदर करना। अब इसका क्या मतलब भी, इसका मतलब ये कि 1 सेकंड के अंदर हमारे पास ए की जो 5 मोल जो है 5 मोल पर डीएम क्यूब 1 सेकंड के अंदर वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं,
बी के अंदर कन्वर्ट, मीन कि इतने टाइम के अंदर ये वाला हमारे पास जो 5 मोल डीएम क्यूब जो हमारे पास ए जो है वो किसके अंदर कन्वर्टर बी के अंदर कन्वर्ट, तो ये हमारे पास बेसिकली क्या कहेंगे रेट कहलाएगा, क्या कहलाएगा रेट कहलाएगा इस रिएक्शन का, या फिर क्या कहेंगे आपका स्पीड कहलाएगा। अब रेट या स्पीड के बारे में तो हमें पता चलेगा। अब रेट ऑफ रिएक्टिव सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिव मास। अब क्या मतलब भी किसी भी रिएक्टिव सब्सटेंस का जो रेट है तो वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, उसके एक्टिव मास। अब फॉर एग्जांपल इस रिएक्शन के अंदर ये जो ए है ना हमारे पास, इसको हम बेसिकली क्या करें, इसका रिएक्टेंट सब्सटेंस करें, क्या करें इसका रिएक्टेंट सब्सटेंस। अब इसका रेट किस चीज के ऊपर डिपेंड करे, इस चीज में ये जो हमारे पास रिएक्टिव सब्सटेंस है इसका जो मास है इसके एक्टिव मास के ऊपर डिपेंड करे, किस चीज के ऊपर, एक्टिव मास। अब एक्टिव मास बेसिकली क्या होता है पहले हमें ये बताना चाहिए, मीन कि ऐसा मास जो कि रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेशन करेगा वो वाला जो मास है तो उस मास को बेसिकली हम कहते हैं एक्टिव मास कहते हैं। मीन कि द मास दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिव मास। मीन कि ऐसा हमारे पास मास जो कि केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या करे, हिस्सा ले, टेक पार्ट करे, उस मास को बेसिकली क्या कहेंगे एक्टिव मास। अब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये जो हमने ए लिया था ना, ए इसके हमने लिए थे, हमने कहते हैं हम कहते हैं इसके 10 ग्राम हमने लिए थे, हम कहते हैं इसके हमने लिए थे 50 मोल लिए थे, सॉरी 50 मोल। ये इसके हमने क्या करते रिएक्टिंग जो थे सब स्टार्टिंग में जब हमने क्या करते रिएक्शन प्रोसीड करा रहे थे, रिएक्शन स्टार्ट करा रहे थे, एक इतने हमने क्या करते अमाउंट ली थी। अब मैं कहती हूँ इसमें से हमारे पास जो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेशन करते हैं ना 50 में से रिएक्शन के अंदर जो टोटली हमारे पास रिएक्टिंग जो पार्टिसिपेशन करते हैं वो हमारे पास 30 मोल करते हैं और बाकी 20 मोल वो वैसे के वैसे रह जाते। अब इसमें से जो 30 मोल हमारे पास जो कि रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेशन कर रहे हैं वो जो 30 मोल होंगे ए के उन्हें हम कहेंगे उसका एक्टिव मास। ए का एक्टिव मास क्या हमारे पास 30 मोल, क्या हमारे पास 30 मोल। अब यहाँ तक हमें पता चल गया हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है हमारे पास, या फिर स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या होता है हमारे पास। उसके बाद हमने देखा एक्टिव मास क्या होता है। अब इसकी स्टेटमेंट के ऊपर अब स्टेटमेंट हमें क्या अच्छे से समझ आएगी। अब स्टेटमेंट को ना ये जो हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन इसकी स्टेटमेंट दो मुख्तलिफ अंदाज में हम स्टेटमेंट को देखेंगे। अब सबसे पहले ये हमारे पास कहेंगे द रेट ऑफ रिएक्टेंट सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। बल्कि किसी भी सब्सटेंस का जो एक्टिव मास है वो जितना ज्यादा होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा हमारे पास उतना ज्यादा होगा हमारे पास। तो यही पहली बात करेंगे हम, द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ reacting substance is directly proportional to its active mass। क्योंकि किसी भी सब्सटेंस का जो रेट होगा वो किस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उसके एक्टिव मास के क्या होगा बस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये तो थी हमारे पास फर्स्ट वाली स्टेटमेंट। अब इसी तरह से इसकी सेकंड वाली में एक ही स्टेटमेंट है उसके दो पार्ट के अंदर हम देखें। अब सेकंड वाली स्टेटमेंट ये कह रही है बस रेट ऑफ अगर सब रिएक्शन के अंदर एक सब्सटेंस होगी उसका जो रेट होगा वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, उसके एक्टिव मास। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा था ये रिएक्शन था इसके अंदर आपका सब्सटेंस ए थी, मीन रिएक्टेंट ए एक अकेला था, वो किसके अंदर कन्वर्टर बी के अंदर। अब इसका जो एक्टिव मास उसके ऊपर डिपेंड करता है इसका रेट। अब हम कहते हैं हमारे पास रिएक्शन जो है ना उसके अंदर दो सब्सटेंस है। अब हम कहते हैं ये हमारे पास ए प्लस बी, ये मिलकर क्या बना रहा है सी प्लस डी बना रहा है। अब देखिए भाई ये हमारे पास रिएक्शन इसमें तो दो सब्सटेंस, इसमें ए का भी एक्टिव मास होगा बी का भी एक्टिव मास। अब इसका रेट किस तरह से निकले, इसका रेट हमें ये होता है कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिव सब्सटेंस। मीन कि हमारे पास रिएक्शन के दौरान जितनी हमारे पास सब्सटेंस होते हैं उन सब्सटेंस का जो एक्टिव मास है उसका जो प्रोडक्ट लेते हैं वो जो रेट ऑफ रिएक्शन वो उस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये जो रिएक्शन है इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन हम कहते हैं हमारे पास है 5 मोल पर डीएम क्यू या फिर 3 मोल पर डीएम क्यू पर सेकंड। अब ए का एक्टिव मास क्या लेंगे उसको हम एक्टिव मास लेंगे उसका प्रोडक्ट लेंगे। इसी तरह से जो बी है उसका एक्टिव मास लेंगे उसका हम क्या करेंगे प्रोडक्ट, उन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे ए एंड बी का। तो वो जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या करेगा बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। कौन सा रेट ऑफ रिएक्शन, मीन इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। सेकंड वाली जो स्टेटमेंट है उसी स्टेटमेंट का जो सेकंड वाला पार्ट है वो कुछ इस तरह से करेंगे, द रेट ऑफ रिएक्शन, द
rate of reaction is directly proportional to the product of active mass of a reacting substance. Reacting substance. इनके जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास और रिएक्टिव सब्सटेंस। मीन के ए एंड बी का जो एक्टिव मास होगा उसको हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट लेंगे तो वो हमारे पास क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन करेंगे। मीन के इन दोनों का प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा हमारे पास उतना ही ज्यादा होगा हमारे पास। अब उसके बाद हमने देखना हमारे पास एक्टिव मास क्या होता है, इसको किससे हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एक्टिव मास। व्हाट इज एक्टिव मास? अब देखिए भी किसी भी सब्सटेंस का जो मोलर कंसंट्रेशन होता है उस मोलर कंसंट्रेशन को बेसिकली हम कहते हैं एक्टिव मास कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्टिव मास कहते हैं। उनके ऐसा मास जो कि रिएक्शन के अंदर क्या कर पार्टिसिपेशन कर उस मास को हम क्या कहते हैं, एक्टिव मास कहते हैं। तो ये बात करेंगे हम द मोलर कंसंट्रेशन any substance is called एक्टिव मास। मीन उसे हम कहते हैं एक्टिव मास। और मोलर कंसंट्रेशन किस वे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से मोल पर डीएमटी। ये हमारे पास कहते हैं मोलर कंसंट्रेशन होती है। क्या होता है आपके पास, मोलर कंसंट्रेशन। अब इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट, या फिर इसकी डेफिनेशन वो दूसरी भी लिख सकते हैं। क्योंकि ऐसा हमारा मास जो कि रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट, the actual mass that take part in a chemical reaction is called active mass। ये इसकी दूसरी बार डेफिनेशन। the actual mass the actual mass of any substance that can take part in a chemical reaction is called एक्टिव मास। उसको हम कहते हैं एक्टिव मास। अब एक्टिव मास तो हमें पता चल गया, एक्टिव मास वो वाला मास है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कर रहा है या फिर किसी भी सब्सटेंस की जो मोलर कंसंट्रेशन है उसे हम कहते हैं एक्टिव मास कहते हैं। इसे हमने क्या कहते हैं, मोलर कंसंट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं हमने, मोलर कंसंट्रेशन, उसे भी हम कहते हैं एक्टिव मास। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अब हमने किस तरह से, हमने तो केमिकल रिएक्शन लिखना होता है। अब केमिकल रिएक्शन में हम किस तरह से लिखेंगे, ये हमारे पास इस सब्सटेंस का एक्टिव मास। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहूँ कि ए जो है इसका एक्टिव मास कैसा होगा, क्या होगा, इसी तरह से ए एंड बी, ये जो रिएक्शन है इसमें ए एंड बी का रिएक्शन है वापस एक्टिव मास। किसी भी सब्सटेंस में जो एक्टिव मास है उसको हम किस में लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द एक्टिव मास ऑफ एनी सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस में जो एक्टिव मास हो तो उसको हम किस में लिखें, उस सब्सटेंस को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। हम कहेंगे ये हमारे पास इस चीज का एक्टिव मास। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ए का एक्टिव मास कितना है, मैं क्या कहता हूं ए स्क्वायर ब्रैकेट। अब ये ए का मैंने क्या लिख दिया है, ये मैंने ए का एक्टिव मास लिख दिया। क्या लिख दिया मैंने, एक्टिव मास। इसी तरह से इस रिएक्शन के अंदर ये ए आ गया, ये ए का एक्टिव मास, सेम एज इट स्क्वायर ब्रैकेट बी, और ये हमारे पास क्या, ये हमारे पास ए का एक्टिव मास कहलाएगा, सेम एज इट ये हमारे पास क्या करेंगे, बी का एक्टिव मास कहलाएगा। तो स्क्वायर ब्रैकेट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द एक्टिव मास। एक्टिव मास को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन से ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं। रिप्रेजेंटेशन, representation of active mass।
एक्टिव मास को हम किससे रिप्रेजेंट करते होते, किससे रिप्रेजेंट करते होते। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से। एक्टिव मास is represented by a square bracket। स्क्वायर ब्रैकेट से हम इसे क्या करते हैं रिप्रेजेंट। अब स्क्वायर ब्रैकेट कौन सी ब्रैकेट होती है, ये वाली जो ब्रैकेट होती है हमारे पास, इस ब्रैकेट को हम कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। अब ये तो इसकी रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास। अब उसके बाद हम देखते हैं एक्टिव मास का हमारे पास बेसिकली यूनिट क्या होता है। एक्टिव मास का यूनिट हमारे पास मोल पर डीएम क्यूब होता है। क्या होता है हमारे पास, मोल पर डीएम। मीन कि ये वाला जो होता है ये एक्टिव मास का यूनिट भी है हमारे पास, यूनिट ऑफ एक्टिव मास, यूनिट ऑफ एक्टिव मास। अब देखिए भी, अब हम कोई सा रिएक्शन लेते हैं, जनरल से रिएक्शन लेते हैं, उसको हम क्या करते हैं, उसका केसी फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए लेट्स सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें हमारे पास ए एंड बी जो है वो रिएक्टेड, ये मिलकर के अपने सी एंड डी बना रहे हैं। अब इसमें हमने देखना रेट ऑफ ए एंड बी जो है ये कितनी स्पीड के साथ जा रहे हैं, इस रिएक्शन का हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। इसी तरह दौरान हमारे पास सी एंड डी जो हमारे पास बैकवर्ड आएंगे, इसे हम रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब देखिए सबसे पहले हम कहते हैं हमारे पास लेट्स सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें ए एंड बी ये मिलकर क्या बना रहे हैं, सी एंड डी बना रहे हैं। ये हमारे पास के है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये हमारे पास क्या के है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, इन सब का एक्टिव मास लेना, ए का एक्टिव मास, बी का एक्टिव मास, सी का एक्टिव मास, डी का एक्टिव मास। अब हम एक्टिव मास किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, हम इन सभी को स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे। तो हम कहेंगे इसका क्या क्या एक्टिव मास, ए स्क्वायर ब्रैकेट, बी स्क्वायर ब्रैकेट, सी स्क्वायर ब्रैकेट and d square bracket is the active mass of A, B, C and D। अब देखिए भी ए का हमारे पास एक्टिव मास स्क्वायर ब्रैकेट ए, बी का एक्टिव मास स्क्वायर ब्रैकेट बी, सी का एक्टिव मास स्क्वायर ब्रैकेट सी एंड डी का एक्टिव मास हमारे पास क्या स्क्वायर ब्रैकेट डी है। तो ये हमने क्या किया इसके एक्टिव मास। अब देखिए भी हमने फॉरवर्ड रिएक्शन देखा। अब फॉरवर्ड रिएक्शन में हम क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन में हमारे पास क्या होगा, ए एंड बी ये मिलकर क्या बना रहे हैं हमारे पास, सी एंड डी बना रहे हैं। अब देखिए भी हमने क्या करना, अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन देखना, हमने ये देखना है किस कितनी स्पीड के साथ जो हमारे पास ए एंड बी जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट है, हमारे पास सी डी के अंदर कन्वर्ट। अब हम लिखते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अब देखिए भी, अब हमने इसकी स्टेटमेंट से देखना, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टिव सब्सटेंस। रिएक्टिव सब्सटेंस जो कि उनके एक्टिव मास के किस चीज के प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये हमने स्टेटमेंट में कहा था यहाँ पे द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टिव सब्सटेंस। मीन रिएक्शन के अंदर जो हमारे पास रिएक्टिव सब्सटेंस होगी उनके एक्टिव मास का जो प्रोडक्ट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब देखिए इस रिएक्शन के अंदर पास रिएक्टिव सब्सटेंस कौन सी है, ए एंड बी है। अब इन दोनों का एक्टिव मास क्या है, बी, ए एंड बी है। अब ए एंड बी का जो प्रोडक्ट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब ये हम बात यहाँ पर करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए का एक्टिव मास मल्टीप्लाई बी का एक्टिव मास, ये हमारे पास क्या होगा प्रोडक्ट, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। अब देखिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन पूरा नाम लिखने के बजाय मैं क्या लिखूंगा, आर एफ लिखूंगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या होगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगा। क्या लगेगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड। अब देखिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आर है। अब हमने क्या करना, इक्वलिटी का साइन खत्म करना है। इक्वलिटी का साइन जब भी खत्म करते हैं हमारे पास क्या आता है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन। तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन क्या आ गया हमारे पास, के एफ मोलर कंसंट्रेशन ए
मल्टीप्लाई मोलर कंसंट्रेशन बी। अब देखिए भी इसको हम यहाँ तक स्टॉप करते हैं। ये हमारे पास क्या होगी, इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह से हम कहते हैं हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शन जो है, अब हमने इसका रेट निकालना है। सी एंड डी जो है हमारे पास किस में कट ऑर्डर है, ए बी में। मीन हम इसे कहते हैं रिवर्सिबल कहते हैं, मीन हम रिवर्सिबल कह देते हैं। अब इसमें हम देखते हैं हमारे पास सी एंड डी जो वो कितनी स्पीड के साथ ए एंड बी के अंदर क्या करें, हमारे पास कन्वर्ट हो, तो उसे हम कहते हैं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, या फिर हम रिवर्स रिएक्शन कहेंगे, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन किस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट सब्सटेंस, इनके जो एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट सब्सटेंस उनके प्रोडक्ट रिवर्स रिएक्शन हमारे पास रिएक्टेंट सब्सटेंस कौन सी है, सी एंड डी, इनके एक्टिव मास का प्रोडक्ट इक्वल होगा, हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सी का एक्टिव मास सेम ऐसे तो हमारे पास क्या डी का एक्टिव मास। अब सेम ऐसे हम क्या करेंगे, मीन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन पूरा लिखने के बजाय में हम क्या लिखेंगे, आर आर लिखेंगे, या फिर आप लोग को बाजू का ये बुक्स के अंदर आर बी भी लिखते हैं। आर बी का मतलब बैकवर्ड और आर आर का मतलब रिवर्स होता है। अब ये लिखेंगे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू, अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करते हैं, हमारे पास क्या आएगा, के आर आएगा। ये जो के आर है ये हमारे पास क्या प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है, सेम एज इट हमारे पास सी कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी। अब ये हमारे पास रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आ गया हमारे पास, ये अब देखिए भी ये हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी। अब देखिए ये रिएक्शन कौन सा इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, अपने कौन सा रिवर्सिबल रिएक्शन है। और रिवर्सिबल रिएक्शन जो होते हैं इनकी जो अल्टीमेट गोल होता है वो कहते हैं बस इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन हमारे पास ऐसी पोजीशन होते हैं जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन का वो क्या होता है बस इक्वल। कंसंट्रेशन वो कभी हम ये नहीं कह सकते हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन प्रोडक्ट वो बराबर होते हैं। कंसंट्रेशन की बात नहीं होती, इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर हम किस चीज की बात करते हैं, हम रेट की बात करते हैं। मतलब जितने रिएक्टेंट जो थे वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो, उतने प्रोडक्ट किस के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं वापस रिएक्टेंट। मतलब दोनों रिएक्शन की जो स्पीड होगी, जो रेट होगा वो क्या होगा वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर क्या होगा वापस इक्वल होगा। एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर क्या होगा वापस रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगा हमारे पास आर एफ इज इक्वल टू आर आर, मीन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगा वो किस चीज के इक्वल होगा, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। अब देखिए इन्हीं इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 1 में से हमने क्या करना है, आर एफ की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 में से आर आर की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। अब देखिए वैल्यू पुट करते हैं, आर एफ किस चीज के इक्वल है वापस के एफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए मल्टीप्लाई मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। क्योंकि हमने क्या किया, आर एफ की जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी एंड सेम एज इट हमने क्या हमने आर आर की जगह ये वाली वैल्यू पुट करनी हमने के आर मोलर कंसंट्रेशन सी मल्टीप्लाई मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी। अब देखिए ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन में हमने क्या करना है, जो हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन उसको एक साइड पर लेके जाना है और जो हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट उसको हमने क्या करना है एक साइड पे। अब देखिए भी हम क्या करते हैं, के आर को इस साइड पर लेते हैं और जो मोलर कंसंट्रेशन ए एंड बी इसको हम इस साइड पर ले जाते हैं। अब ये कुछ इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं, ये कुछ इस तरह से बनी, के एफ डिवाइड बाई के आर इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन ऑफ डी divided by concentration of A multiply concentration of B। अब देखिए भी हमने क्या किया, इस रिएक्शन में इसको हमने इस साइड पर ले गए, इसको हमने इस साइड पर ले गए इधर ये होगा, और सेम एज इट हमने क्या किया के आर को ना हमने इस साइड पर ले गए के एफ की साइड। अब बाज़ औक़ात बच्चे क्या करते हैं, ये जो सी डी है उसे इस साइड पर लेते हैं और जो के एफ है उसे उस साइड पर। नहीं हमने क्या करना, हमने ला के मुताबिक चलना। ला में हम ये बता गए
के आर जब वो इस साइड पर आएगी, ये जो हमारे पास ए मोलर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट जब वो इस साइड पर जाएंगे यहाँ पर, तो इक्वेशन कुछ इस तरह से आएगी। अब देखिए ये हमारे पास जो दो कांस्टेंट है जिसे हम क्या करें, के एफ डिवाइड बाई के सी, ये फर्दर एक और के आर, फर्दर एक और कांस्टेंट के इक्वल जिसे हम कहते हैं के सी कहते हैं, क्या कहते हैं, के सी कहते हैं। अब के एफ क्या होता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, और जो हमारे पास के आर था ये क्या था, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट रिवर्स डायरेक्शन, और के सी ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जिसे हम कहते हैं के सी कहते हैं। तो ये आप क्या रिप्लेस कर देंगे इसी जगह, अब के सी आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन। अब के सी जो है हमारे पास इसे हम कहें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कह रहे हैं, क्या करें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट is a equilibrium constant। केसी हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये बेसिकली हमारे पास रिएक्शन के दौरान हमारे पास ये बताता है, केसी जो होता है हमारे पास उसका रिलेशनशिप बताता है इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी है, या रेट जो है हमारे पास इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है, या फिर हमारे पास कंसंट्रेशन रिएक्टेंट कितने, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट है। अब केसी जो होता है ना हमारे पास, केसी जो होता है हमारे पास इज इक्वल टू, अब ये जो कंसंट्रेशन सी एंड डी इन्हें हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट कह रहे थे, प्रोडक्ट, एंड ए बी क्या था, बस रिएक्टेंट था, ये हमारे पास रिएक्टेंट आ गया। अब देखिए यहाँ से हम एक और रिलेशन भी निकाल सकते हैं, केसी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस चीज़ के, रिएक्टेंट के, और जो सॉरी केसी जो थे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है रिएक्टेंट के, और जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास प्रोडक्ट के। हमारे पास ये हमारे पास बाजू का एमसीक्यू के तौर पर पूछ लेते हैं, केसी जो है वो किस चीज़ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास, रिएक्टेंट के, प्रोडक्ट के, या फिर दोनों, या फिर किसी एक में भी। तो केसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस चीज़ के, रिएक्टेंट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस चीज़ के, प्रोडक्ट, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किस चीज़ में वापस रिएक्टेंट। ये तो था हमारे पास आज का लेक्चर जिसमें हमने देखा लॉ ऑफ बाइसेक्शन क्या होता है, उसकी स्टेटमेंट देखिए, फिर उसके बाद हमने देखा एक्टिव मास क्या होता है, फिर एक्टिव मास को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर एक हमने क्या लिया, जनरल सा रिएक्शन लिया, उसका हमने क्या फाइंड करें, केसी फाइंड करें। यहाँ तक अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, और आप लोग अगर इस चैनल के ऊपर नए हैं तो आप लोग, अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर नए हैं तो आप लोग उनके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि आप लोग तक नए जो उनके लेक्चर अपलोड करें वो आप लोग तक आसानी से पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।